हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 को कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो जो हमारा चार्ज होता है उस चार्ज को Q से डिनोट कर रहे होते हैं और उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है Ne, जहाँ N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और E जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी सर्किट में अगर एक सपोज करो आपको किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से हमारा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा होगा। ठीक है सर। अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर एक कुलम अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसमें इतनी कुलम की इलेक्ट्रॉन अमाउंट में हमें मूव कर रही हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कुलम्ब चार्ज होता है, तो आप बोलोगे सर कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीट्यूड होती है कुलम्ब्स के टर्म में ये होती है। अब इसको उल्टा करते हैं सर। अब मैं बोलूँ क्या कि एक कुलम्ब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के अंदर मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए हम करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब हम 1.6 को 1 से डिवाइड कर रहे होंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 देंगे, डेसिमल लगेगा, फिर हम 16 का टेबल पढ़ रहे होंगे। ठीक है। 16 6 कितना होता है जल्दी बताइए। 96। तो 6 आ गया, फिर लगा यहाँ 4, फिर यहाँ 0, फिर लगाएंगे 2 बार में, फिर 32, फिर 8 बार में, फिर 5। तो ये करीबन अपना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कि यानी एक कुलम्ब चार्ज अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा होगा तो उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो 6.25 इंटू 10⁻18 होगी। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and 1 coulomb is equals to 6.25 into 10⁻18 electron. So whenever anyone asks you कि how much electron should be moved to generate 1 coulomb of charge, so your answer will be 6.25 into 10⁻18 electron. And if somebody asks you ki what is the magnitude of 1 electron in terms of coulomb, so your answer will be 1.6 into 10⁻⁻19. Okay, I hope you understand the basic concept of electric charge. Let us move to the another topic, which is the basic definition of electric current. So current जो होता है हमारा वो होता है Q/T. The rate of flow of electric charge per unit time is known as electric current. Okay, so as we know that कि current की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और जो चार्ज होती है हमारी उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड. सो somebody tell you that 1 coulomb of charge flow through a circuit or a path in 1 second that generates 1 ampere of electric current. Okay, so 1 ampere of electric current generate तब होगा जब 1 coulomb charge पर सेकेंड मूव कर रहा होगा. ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट की जो थी वो बेसिक डेफिनेशन हमारी क्लियर होगी कि करंट जो होता है वो Q/T होता है। यहाँ से और भी फॉर्मूले आ सकती है कि Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा। ठीक है। Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। ये T इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम बेसिक डेफिनेशन समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कीजिए आप कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। हमने एक Q नाम का एक चार्ज को यहाँ पे एस्टेब्लिश करा। एज वी नो डैट कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे होंगे तो ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। उसी तरीके से हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो इट इज क्वाइट इजी टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव फॉर दिस चार्ज. बट इफ यू वांट टू पुश दिस चार्ज
from negative to positive we need to apply some amount of force, okay, and when we apply some amount of force it gets some displacement. So जब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और वो फोर्स जो लग रहा होगा इसके mg के बराबर लग रहा होगा, तो जब हम फोर्स जनरेट कर रहे होंगे, एफ अमाउंट का फोर्स जब जनरेट कर रहे होंगे, तो ये एस नाम की डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही होगी, डिस्प्लेस करके ये चार्ज यहाँ पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। हमें पता है, हमने बेसिक पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमने फोर्स लगाया इस क्यू चार्ज पे और जब ये क्यू चार्ज पे फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ज पार्टिकल था ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुंच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट किया, यही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन हो जाता है। और यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन बनती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, वो होता है W/Q। तो यही वर्क डन जो चार्ज के द्वारा हो रहा है यही हमारा पोटेंशियल कहलाता है। सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी पोटेंशियल, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस, इसको क्यों बोल रहे हैं हम, लेट सपोज कीजिए कि किसी भी टर्मिनल में दो इंड हो रहा है, उस दो इंड के बीच में, उस दो इंड के यहाँ पे मान लीजिए VA है, यहाँ पे VB है, तो ये VB माइनस VA जब निकाल रहे होते हैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। दो टर्मिनल पे, दो इंड पे जो पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो एक और यहाँ से डेफिनेशन हमारे पास आ चुका है, एक फॉर्मूला आ चुका है कि अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो जो हमारा SI यूनिट होता है पोटेंशियल का वो होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा, ठीक है। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज गेट अ वर्क डन इक्वल्स टू 1 जूल, 1 जूल वर्क डन अगर पर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज हो रहा होगा तो वहां पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक में 3 फॉर्मूले आपको समझा दिया है। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि जो हमारा Q होता है उसकी वैल्यू NE के बराबर होता है। फिर मैंने बताया कि करंट जो होता है वो Q/T होता है। और तीसरा फॉर्मूला बताया मैंने, V जो पोटेंशियल होता है वो W/Q होता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे क्लास 10th में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हमें ये समझाया गया है कि जब ओम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो वहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में उन्होंने क्या किया था, रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ही बेसिकली फाउंड अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V and current I, okay. But as we know that temperature influences the factor of electric current, हम जब किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में जब करंट को फ्लो करा रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे हीट अप होते जाता है, इलेक्ट्रिक उसकी टेम्परेचर बढ़ते जाती है। इसीलिए इन्होंने जो पहली स्टेटमेंट बोली ओम्स लॉ में, उन्होंने यही स्टेटमेंट बोली कि उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट ये बोला कि ये जो हमारा ओम्स लॉ का जो रिलेशन आ रहा होगा वो ओम्स लॉ का रिलेशन इस रेस्पेक्ट में आ रहा होगा। उन्होंने सिंपल बोला सबसे पहले ओम्स लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो उन्होंने सिंपल सी बात क्या बोली, उन्होंने सिंपल सी बात ये बोली कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा IR, तो V इज इक्वल्स टू IR नाम का एक फॉर्मूला डेवलप हुआ जहाँ पे एक R जो था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली एक प्रॉपर्टी होता है बाय विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गेट ऑब्स्टेकल, यानी कि किसी भी रोड में हमने बहुत सारे ठोकर देखे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल देखे हैं, बहुत सारे रुकावटें देखे हैं, वही रुकावट जनरेट करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली V इज इक्वल्स टू IR, अ फॉर्मूला कम फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। याद रखना है कि हमारा टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहाँ से हम आपको बता देना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस की डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगी V/I। सो बेसिकली 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट विल जनरेट अ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। यानी आप रेजिस्टेंस को देखे भी होंगे, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे पंखे लगे होते हैं, स्विच में उसको कम ज़्यादा करने वाली चीज़ें लगी होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो बेसिकली क्या करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज़्यादा करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले डेवलप हो सकती है। पहला फॉर्मूला डेवलप ये हो सकता है कि V इज इक्वल्स टू IR, जो कि डेवलप हो रहा है हमारा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR,
यहाँ से और भी चीज़ें डेवलप हो सकती है। R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाएगा, और यहाँ से एक और फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले हमारे ओम्स लॉ से आ गए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अभी बात करा रेजिस्टेंस के बारे में। एज वी नो डैट कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली ऑब्स्टेकल होता है विच क्रिएट्स इन अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो किसी भी मटेरियल का, अगर हम किसी भी कंडक्टर को लेते हैं, उसकी जो मटेरियल होती है, ठीक है, उनके 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला नेचर ऑफ कंडक्टर, कि वो उसकी नेचर कैसी है। नेचर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टेंस। ठीक है, एज वी नो दैट कि सिल्वर एंड गोल्ड आर द वेरी गुड कंडक्टर। एज वी ऑल्सो नो दैट कि इन अ कॉमन हाउस होल्ड हम कॉपर वायर का यूज कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी कंपेयर आयरन वायर, अल्युमिनियम वायर एंड कॉपर वायर, कॉपर विल बी द बेस्ट फॉर द कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे होंगे बहुत सारी जो हमारी घर, जितने भी घरों में वायरिंग होती है, घरों में वायरिंग जो होती है उसमें हम कॉपर वायर का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा नेचर हो गया, दूसरा लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा होगा हमारा रेजिस्टेंस, और तीसरा क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है आप समझो बात को। थिक वायर और थिन वायर, मोटे वायर और पतले वायर, घरों में रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली उसको हाई रखने के लिए हम थिन वायर का यूज कर रहे होते हैं। वेयर एज पावर प्लांट से, जब थर्मल पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट से जब हम ग्रिड के पास या फिर ट्रांसफार्मर के पास या घरों में सप्लाई जब इलेक्ट्रिसिटी कर रहे होते हैं, तो बड़े बड़े पोल में मोटे मोटे वायर्स का यूज कर रहे होते हैं, जहां पे हम थिक वायर का यूज कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज कम हो, लॉस कम हो। हमने एक पावर प्लांट पे जनरेट करा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, और जहां पे हमें पहुंचाना है वहां तक में ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए, इसीलिए हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रखना चाहते हैं और कम रखना चाहते हैं, इसीलिए हम वायर को थिक रखते हैं। थिन हम अपने घरों में रखते हैं ताकि हम अपने महंगे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस को बचा कर रख सकें। ठीक है, तो अब जो हमने बात बोली उसमें ये बोली हमने कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। यानी कि अगर कोई भी वायर है, एल लेंथ का वायर है, तो अगर इफ द लेंथ ऑफ वायर गेट डबल्स, द रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल। ठीक है, और ट्वाइस, एंड इफ क्रॉस सेक्शन एरिया गेट्स डबल, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक और कांस्टेंट जो कि होगा रो। यहाँ पे रो जो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी हो गया। और इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में एल। आर होता है ओम, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का जैसा यूनिट आ गया वो आ गया हमारा ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम और इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टिविटी कहाँ से डेवलप हो रही है? रेजिस्टिविटी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हेन वी स्टार्ट फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैन बी इजीली फाउंड बाय द फाइंडिंग पाई आर स्क्वायर। यानी कि कोई भी सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर जो होती है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, एक टनल आप मान लो, उस टनल की कितनी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिपेंड करेगी उसकी रेजिस्टेंस की फैक्टर पे। ठीक है, अब इसको एक बार और रिवाइज अप कर लेते हैं कि और नए नए फॉर्मूले और क्या क्या डेवलप हो गए अभी तक के क्लास में। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले और डेवलप हो चुके हैं। वो हो चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब इसको हम और इधर भेजेंगे तो रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट कर रहे होते हैं। रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, ओके। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब हो जाएगी, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाएगी, पोटेंशियल का वोल्ट ही हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा ऐसा यूनिट, और हमारा रो का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें ये पढ़ना है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में, यानी आप आयरन ले लो, टोस्टर ले लो, केटल ले लो, इलेक्ट्रिक केटल ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो वो हीट जनरेट करती है। बड़ा ही कॉमन सेंस है। ठीक है, अब जो हीट डेवलप कर रही होगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस जो हीट डेवलप कर रही होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ठीक है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक,
तो आपने कितना अमाउंट का करंट पास कराया है, दूसरा कितने टाइम तक के लिए करंट पास कराया है, और तीसरा उसमें रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो रहा है. So the heat generated by any electrical applicants once electricity start flowing into it, that is proportional to a square of electric current, resistance and time. जिसके वजह से एक फॉर्मूला डेवलप हो रहा है, वो फॉर्मूला हो रहा है हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से हमारा फॉर्मूला डेवलप हो रहा है. वो क्या हो रहा है, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. यानी कि जो हीट जनरेट हो रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, हीट हमारा क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होगी. ठीक है, तो यहां से ये अपना आ गया क्या, एक और नया फॉर्मूला आ गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. अब इसके बाद दो बेसिक और फॉर्मूले बच गए जिसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. पावर, जब हम हीट की बात करते हैं तो हम पावर कंजप्शन की भी बात करते हैं. एज वी नो डैट कि जब हम बल्ब खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उस बल्ब की लिखी हुई होती है रेटिंग कि ये 5 वाट का, ये 4 वाट का, ये 9 वाट का, ये 11 वाट का. ये वाट है क्या, इसको समझते हैं. ठीक है, तो पावर जो बेसिकली होती है, बचपन में हमने पढ़ा था कि पावर जो होती है वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क इज बेसिकली नोन एज पावर. ठीक है, ये जूल पर सेकेंड को ही हमने वॉट नाम दिया था. बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वहां पे एक नई फॉर्मूला डेवलप हुई, वो हुई वी आई. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सर्किट का, किसी भी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पावर मिल जाता है. इस V इंटू आई में अगर हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर दें तो और भी चीजें चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम V इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई आर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा हमारा एक और फॉर्मूला पावर का. तो मेन फॉर्मूला तो यही है V इंटू आई, जिसमें ओम्स लॉ इन्वॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा. ठीक है, और पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वॉट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा. तो दो फॉर्मूले और ऐड हो गए, H is equals to I square RT और दूसरा P is equals to V into I. After applying Ohm's law, we can also derive P is equals to I square R. ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में गिवन में हमारे जो नेक्स्ट सीरीज होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के दुनिया भर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जिसके अंदर इन सारे फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन देख रहे होंगे. तो हमारे सीरीज में दो और फॉर्मूले ऐड हो गए. एक हमारा हो गया H is equals to I square RT और दूसरा P is equals to V into I. ठीक है, तो अब इसके बाद एक लास्ट बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे, एनर्जी कंजप्शन का. हमारे घरों में बिजली आती है. ठीक है, बिजली आने के बाद बिजली बिल भी आती है, और हम बोलते हैं कि हमारे घरों में बिजली बिल इतनी यूनिट डेवलप हो रही है, 100 यूनिट आ गई, 200 यूनिट आ गई, 300 यूनिट आ गई. ये यूनिट होता कैसे है, हमारी जो इलेक्ट्रिक मीटर होती है वो कैसे डिसाइड करती है कि हमारे घर में इस महीने 100 यूनिट बिजली बनी है, हमारे घरों में 100 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है. इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. जो हमारा एनर्जी होता है उसका एक बेसिक यूनिट होता है, वो होता है किलो वॉट आवर. ठीक है, अब इस किलो वॉट आवर को थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या लिया, एक 9 वॉट का हमने अपने घर में 10 बल्ब लगा लिया. कितने बल्ब लगाए, 10 बल्ब लगाया. ठीक है, 9 वॉट का हमने 10 बल्ब लगाया. ठीक है, और ये करीबन लेट सपोज कीजिए कि 9 आवर, कितना आवर, 9 आवर जो है वो हमारे घर में पर डे हम इसको जला रहे हैं. ठीक है, 10 बल्ब 9 वॉट का 9 आवर के लिए पर डे यूज कर रहे हैं. और अगर हम कोई भी 30 महीने वाले दिन की अगर हम बात करें तो हम 30 दिन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 वॉट एक बल्ब का 10 बल्ब से मल्टीप्लाई किया, 9 आवर पर डे यूज कर रहे हैं 30 दिन के लिए. तो ये ओवरऑल एक कैलकुलेशन हो गया एनर्जी कंजप्शन का, जिसको हम निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, 81 में एक जीरो लगा लीजिए और फिर इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये करीबन इतनी वैल्यू आ जाती है हमारी, किसमें, वॉट में आ जाती है. वॉट और आवर को हमने डेवलप कर लिया. अब क्योंकि किलो वॉट मैंने बोला था, तो किलो वॉट के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए. 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 24.3. कितना आ जाएगा, 24.3 किलो वॉट आवर.
तो जो बेसिकली अगर आपने 9 वॉट के 10 बल्ब को अगर आपने 9 घंटे पर डे 30 दिन के लिए अगर जलाया तो आपके मीटर में 24.3 किलोवाट पर आवर का बेसिकली एनर्जी कंजप्शन दिखा रहा होगा, और इसी किलोवाट आवर को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका 24.3 यूनिट बिजली कंज्यूम हो रहा होगा जब आप 9 वॉट के 10 बल्ब को 9 घंटे पर डे 30 दिन के लिए यूज कर रहे होंगे। इस तरीके से आप अपने घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस है उसके पावर कंजप्शन रेटिंग के हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि एक महीने में आपकी बिजली बिल कितना आएगी। आई होप ये सीरीज क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10 समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।